अध्याय 8 की। अध्याय 8 में हमें क्या पढ़ना है? तो अध्याय 8 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ये डेट। ये डेट क्या दिख रहा है आपको? ये डेट आपको दिख रहा है 750 दिख रहा है, ये 750 से 1200। यानी कि अगर आप बैक जाकर देखिए, पिछला आप देखेंगे तो जैसे यहाँ से अगर काउंटिंग स्टार्ट हुआ, यानी कि आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये 1 से लेकर, आप 1 से लेकर 99 यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर ये 1 से लेकर 99, यानी कि यहाँ से मान चलिए ये डेट में बना देता हूँ। तो ये 0 हो गया, यहाँ से गिनती स्टार्ट हुआ। ईस्वी ईस्वी बोलते हैं। इससे पहले से आप पढ़ रहे हैं, ईसा पूर्व से आप पढ़ रहे हैं। तो इधर की साइड में आपने मौर्य साम्राज्य वगैरह सब के बारे में पढ़ा। यहाँ से आपने गुप्त वगैरह, गुप्त वंश वगैरह बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें में पढ़ा। तो पहुँचते पहुँचते जो है, जब गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश खत्म हो गया, पतन खत्म कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद के इतिहास को हम लोग मध्य भारतीय परिदृश्य के रूप में कहते हैं, और इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ध्यान रहेगा आपको। तो आप बिल्कुल बैक से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल बैक से पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। और ये डेट पता कहाँ तक घूमेगा? ये आप 1991 तक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप और चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, 32 चैप्टर्स है तो उसमें पढ़ेंगे आप। तो देखिए, जब गिनती नहीं स्टार्ट हुई थी उससे पहले से आप पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आप पहुँच रहे। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। और जो सिलेबस डिज़ाइन जिन्होंने भी किया है NIS का, गजब का सिलेबस डिज़ाइन किया है। मैं तो कहता हूँ जिसको हिस्ट्री समझ में नहीं आती है और वो एक बुक में, है ना, मतलब एक सिलेबस में पूरा क्लास पढ़ना चाहता है वो आराम से 12th की हिस्ट्री पढ़ ले, उसको एवरीथिंग सब क्लियर हो जाएगा। और इससे बैक और वो पढ़ना चाहता है तो NIS का ही जो 10th वाला हिस्ट्री है उसने गजब तरीके से डिजाइन किया, क्योंकि उसमें जानते हैं उसने पूरा दिया आदिमानव टाइम का, ये टाइम का, वो टाइम का पूरा दे रखा है उसमें। तो वो अपने आप में है। और खैर आपका 12th का तो खैर है ही, इसमें नो डाउट, कोई शक करने वाली कोई शक नहीं चाहिए, हमें कोई शक नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अध्याय की नज़र में कहते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इन छोटी छोटी स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के कारण भारत में अस्थिरता, अशांति, अराजकता, ये शब्द याद रखना, क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उस तरीके से कोई नहीं था जो उस जनता का या साम्राज्य को हैंडल कर सके, इसलिए अस्थिरता आ गया, अनस्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, अशांति आ गई, अनपीसफुल, और अराजकता फैल गया, बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। जैसे श्रीलंका की स्थिति आप देखते हैं, हालांकि उस ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जब एक अच्छा शासक नहीं होता है तो फिर पब्लिक क्या हाल होगा। और इस तरह के वातावरण का जन्म हुआ। इसी राजनीतिक अस्थिरता और उपापोह की स्थिति में भारत में 3 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। और ये 3 शक्तियां, 3 पावर्स थी। एक तो था उत्तर भारत में प्रतिहार, याद रखना, प्रतिहार थे उत्तर भारत के, और पूर्वी भारत में पाल, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 नाम में बोल रहा हूँ, ये तीनों ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद होगा, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये जो प्रतिहार है ये उत्तर भारत में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब उत्तर भारत में आ गया ऊपर का। और पाल जो हो गया पूर्वी भारत में। तो आप अगर पश्चिम बंगाल के साइड उधर ले लीजिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम का हिस्सा है, वो पूर्वी भारत हो गया, उधर था पाल। राष्ट्रकूट जो है वो साउथ इंडिया का है। ये कब की बात मैं बोल रहा हूँ? जब 750 के बाद आसपास के स्टार्टिंग कहानी है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के अंत होने के बाद ये तीनों वंश उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे। आपस में लगातार इनकी लड़ाइयाँ चलती थी। इन शक्तियों के मध्य सशस्त्र संघर्ष की त्रिपक्षीय युद्ध की संज्ञा दी जाती है। त्रिपक्षीय, 3 पक्ष हो गए ना। तो इन शक्तियों के पतन के पश्चात भारत में, जब इन शक्तियों का भी पतन हो गया, खत्म हो गया, तो भारत में अनेक छोटी छोटी सत्ताओं का उदय हुआ। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर भारत में प्रतिहार वंश के विघटन के फलस्वरूप, जब उत्तर भारत में प्रतिहार विघटन हो गया, मतलब प्रतिहार खत्म हो गया, तो कई सारे राजपूत वंश का जन्म हुआ। राजपूत वंश आए, जैसे कि चौहान, चंदेल, परमार। ये उत्तर भारत की, राजस्थान वगैरह आ गया नहीं इधर से, जैसे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के सबसे आखिरी थे। तो ये कब हुआ? प्रतिहार के बाद हुआ। गुप्त साम्राज्य तो
खत्म ही समझो। उसके बाद प्रतिहार, प्रतिहार के बाद फिर विघटन के बाद। तो ये राजपूत वंश आ गए। ये वही प्रांत थे जिन्होंने 11वीं और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से भारत की रक्षा किया था। ठीक है, किंतु आक्रमणकारियों के खिलाफ संगठित नहीं हो पाने के कारण ये हार गए थे। गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ना दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लेना। गुर्जर प्रतिहार, क्या मैं बोल रहा हूँ, गुर्जर प्रतिहार। तो इनका कब हुआ था, 8वीं शताब्दी। कब बोली जी, 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि 700 से लेकर 799, 700 से लेकर 799 तक की जो टाइमिंग होती है, हम उसी को 8वीं शताब्दी कहेंगे। बोलते हैं एक ज़्यादा, लिखते हैं एक कम। जैसे चल रहा है 2022, तो 2000 पर एक जोड़ देंगे, बोलेंगे 21वीं शताब्दी चल रही है। तो याद रखना, नागभट्ट प्रथम ने जो है मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। उसके विषय में ग्वालिन अभिलेख से जानकारी मिलती है। अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुर्जरों की शाखा से संबंधित थे, है ना, गुर्जरों की शाखा से, जिसको गुर्जर कहते हैं, गुर्जर होता है, जिनकी उत्पत्ति गुजरात दक्षिण पश्चिम। देखिए, मेन गुर्जरों की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो गुर्जरों की उत्पत्ति हुई थी गुजरात दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। तो गुजरात की तरफ हो गया, मतलब आप देख लीजिए, और दक्षिण पश्चिम राजस्थान, इधर की जो आज पाकिस्तान के टच वाला बॉर्डर है। तो नागभट्ट का उत्तराधिकारी वत्सराज नियुक्त किया गया। नागभट्ट के बाद जो उत्तराधिकारी आया वो कौन आया, याद रखना, वत्सराज। वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। तो नागराज प्रथम हो गया, उसके बाद जो आगे वत्सराज। उसने विस्तार की नीति अपनाई। विस्तार की नीति का मतलब होता है कि भैया हम पूरे तरीके से और इसका विस्तार करेंगे और फैलाएंगे इसको। और बंगाल व बिहार के साथ संघर्ष किया। देखते ही देखते दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट सम्राट भी संघर्ष में कूद पड़े, है ना, राष्ट्रकूट भी फिर सामने आ गया। और तभी त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। त्रिकोणात्मक मतलब देखिए, ये प्रतिहार हो गया, इधर से कौन आ गया, इधर से पूर्वी से, पूरब से कौन आ गया, इधर से ये आपका आ गया पाल आ गया, और नीचे से कौन आ गया, नीचे से आप आ जाएंगे तो आपका नीचे से राष्ट्रकूट आ गया। तो ये तीन तरफ से ये त्रिपक्ष आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसको हम संघर्ष कहते हैं, त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से इसको जानते हैं। आगे यदि हम इसका देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि पूर्वी भारत में 8वीं शताब्दी में गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई। पूर्वी भारत में, ये तो मैंने प्रतिहार का बता दिया। अब पूर्वी भारत में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 8वीं शताब्दी में ही गोपाल ने, गोपाल तो नाम है, पाल आ गया लास्ट में, तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। चूंकि सभी शासकों का शासन पाल पर ही समाप्त होता था, इसीलिए इस वंश को पाल कहते हैं। सभी नाम पाल 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 होता था, इसलिए पाल कहते हैं। यहाँ पर आज भी कई लोग लिखते हैं ये पाल वो पाल लिखते हैं। अब आते हैं साउथ, दो तो बता दिया मैंने, साउथ नॉर्थ इंडिया का बता दिया और ईस्ट इंडिया का बता दिया। आइए आपको बताते हैं साउथ इंडिया का। तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासन कृष्ण प्रथम ने था। तो पहला जो शासक था वो तो कृष्ण प्रथम, ध्यान रखना। प्रस्थापना किया था दंती दुर्ग ने। इसने स्थापत्य कला को खूब प्रोत्साहन दिया। एलोरा में विख्यात कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया। अच्छा, साउथ इंडिया में ही जो है चोल शासकों ने एक प्रभावशाली राज्य की स्थापना किया था, लेकिन वो टाइमिंग है 1000 से 1200 ईस्वी। कब से कब तक है, 1000 से 1200 ईस्वी। और हम जो बात कर रहे हैं प्रतिहार का, हम जो बात कर रहे हैं आपके पाल का, और हम जो बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट का, ये तो 8वीं शताब्दी का है। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक जो था, चोल साम्राज्य अगर आप बात करते हैं, याद रखना ये क्या लिखा, विजयालय था, विजयालय उसका नाम था। चोल राजाओं में राज सबसे सफल शासक था। और चोल साम्राज्य उत्तर में तुंगभद्रा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था, क्योंकि साउथ की ही बात हो रही है। अच्छा, त्रिपक्षीय संक्षेप का मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, त्रिपक्षीय संक्षेप लिखा है कि उपयुक्त तीनों शक्तिशाली राज्यों का उदय 8वीं शताब्दी तक हो चुका था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट।
जिसका वर्णन ऊपर ऑलरेडी मैंने कर दिया तभी। तो इन तीनों महान शक्तियों की दृष्टि से अब कन्नौज जैसे समृद्धशाली राज्य पर थी, इन सब की दृष्टि कहाँ थी? कन्नौज के ऊपर थी, कन्नौज के ऊपर थी, है ना। वो कह रहा था हमें कन्नौज चाहिए, वो कह रहा था कन्नौज हमें चाहिए, वो कह रहा था कन्नौज हमें चाहिए। कन्नौज जो पिछले हजारों वर्षों से भारतीय राजनीतिक का केंद्र बिंदु था। अभी जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली का जैसे भारत का सेंट्रल पॉइंट दिल्ली हो जाता है, तो वहाँ था। तो हर्षवर्धन के काल में, किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में कन्नौज आप जानते हैं कि बड़ा ही उत्कर्ष था, मतलब काफ़ी उत्कर्ष सीमा तक बहुत डेवलप हुआ था। और संपूर्ण अगली शताब्दी में भारत की 3 शक्तियों ने उस पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लगभग 1 शताब्दी तक, मतलब 100 साल तक लगभग लड़ाई लड़ी। तो मायने रखता है ना फिर तो। इसके अलावा आगे देखते हैं, जब तीनों शक्तियों में कन्नौज को लेकर संघर्ष आरंभ हुआ तो उस समय कन्नौज पे नितांत शक्ति आयुध शासकों का शासन था। उस समय आयुध शासकों का शासन था। वे अपनी समकालीन पूर्वोत्तर 3 महाशक्तियों की तुलना में उतने शक्तिहीन और असक्षम थे कि उनके सामने हर विजेता का सम्मुख नतमस्तक होने का कोई मार्ग, जो आता तो उस सामने नतमस्तक है, जो आया उसके सामने नतमस्तक हो गया, क्योंकि वो थे ही नहीं उतने स्ट्रांग। इसके विपरीत पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट उनकी शक्तिहीनता का लाभ उठाकर कन्नौज पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। लेकिन चक्कर ये था, ये तो नतमस्तक हो जाता था, लेकिन ये तीनों फिर आपस में झगड़ा करते थे। जैसे वो उसके सामने बोल दिया जैसा आप कहे मालिक, वो भी उसको जैसा आप कहे मालिक, जैसा आप कहे मालिक। लेकिन ये तीनों मालिक में कौन मालिक है? हैं? ये कहेगा मुझे भी चाहिए, ये कहेगा मुझे भी चाहिए, ये कहेगा मुझे भी चाहिए। तीनों आपस में लड़ता, इसलिए तीनों के हाथ में कभी आ नहीं पाया और तीनों तक लड़ाई होती रही। और तीनों के मध्य लगभग 200, अरे बाप रे, 200 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसमें अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की ही हुई थी। 200 वर्ष में कितना पीढ़ी गुजर जाएगा? 5-6 पीढ़ी तो गुजर ही जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं जरा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हाजिर हो, ये आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहला वही है, त्रिकोणात्मक संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सब बता दिया है, किस तरीके से आप इसको पढ़ लेना। और इसका दूसरा सवाल है, प्रतिहार वंश के उत्थान पतन का प्रकाश डालिए। चलिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी पढ़ के एक बार बता देता हूँ। देखिए, कन्नौज की प्रतिष्ठा पुनः स्थापना गुर्जर प्रतिहार वंश ने की। लास्ट में तो गुर्जर प्रतिहार को ही मिला था 200 वर्ष के लड़ाई झगड़े के बाद, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत के अंतिम बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। तो अब इसमें ये चीज़ हमें देखनी है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक थे वो थे नागभट्ट, ठीक है। उसके विषय में ग्वालियर में अभिलेख के जानकारी ग्वालियर में मिलता है, लिखा हुआ अभिलेख वगैरह। और उसमें अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। अरब लोगों को सिंध है ना, सिंध जो पाकिस्तान में आज है, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जो अरब के लोग आते थे। तो वत्सराज नागभट्ट प्रथम दो भतीजों के शासन के पश्चात सत्तासीन हुआ। तो देखिए, वत्सराज कौन था? वत्सराज फिर बेटा हो गया ना। तो वत्सराज नागभट्ट प्रथम के 2 भतीजों के शासन के पश्चात सत्तासीन हुआ, मतलब नागभट्ट के बाद जो है उनके 2 भतीजे सत्ता में आए। उसके बाद नागभट्ट के बेटे को मौका मिला सत्ता में आने का। वत्सराज सम्राट की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का प्रथम शासक था, जिसको सम्राट की उपाधि मिली। जैसे अशोक को मिला था ना सम्राट की, वैसे इसको भी सम्राट का मिला। और वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, जैसे वहाँ था ना गुप्त वाले में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसका बेटा था है नहीं समुद्रगुप्त, और फिर उसका बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, शुरुआत नागभट्ट प्रथम हो गया, उसका बेटा वत्सराज हो गया, अब फिर उसका बेटा हुआ नागभट्ट द्वितीय, मतलब नागभट्ट द्वितीय पोता हो गया, नागभट्ट प्रथम दादाजी हो गए इनके। उसने गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने कन्नौज से चकरा युद्ध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो कन्नौज से चकरा युद्ध को भगा दिया था और उसके बाद उसने राजधानी बनाई। अच्छा, मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक हुआ। कई बार बोलते हैं कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगोत्तेली, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार का पूछेगा तो सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ। यह इतिहास में राजा भोज प्रथम के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो राजा भोज के नाम से जो जानते हैं, पूरा नाम है राजा भोज प्रथम।
उसने 836 के लगभग कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और आगामी 100 वर्षों तक प्रतिहारों की राजधानी बनी रही। मिहिर भोज की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो पुत्र था महेंद्रपाल, याद रखना ये डेट, मिहिर भोज के बाद कौन हो गया, महेंद्रपाल। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे का हालांकि सीक्वेंस तो काफ़ी मतलब उस तरह से नहीं है, जैसे कि नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज, वैसे नागभट्ट प्रथम का 2 भतीजा उसका रहा, फिर उसके बाद उसका बेटा नागभट्ट का वत्सराज, फिर उसका बेटा रहा, है ना, और नागभट्ट द्वितीय, और उसी सीक्वेंस में आप आगे आएंगे तो आपको मिलेंगे मिहिर भोज गुर्जर, जो कि हालांकि वत्सराज जो थे वो एक सम्राट का उपाधि मिल गया था, लेकिन मिहिर भोज गुर्जर जो थे वो सर्वाधिक प्रतापी राजा हुए, है ना, महान शासक हुए। और उनके मृत्यु के बाद फिर उनका जो पुत्र हुआ महेंद्रपाल, उसके पश्चात फिर उसका जो पुत्र हुआ महीपाल। तो ये सीक्वेंस और ये नाम आपको याद रखना चाहिए। इसी समय एक बार पुनः राष्ट्रकूटों ने फिर आक्रमण कर दिया, जब किसके टाइम में, महीपाल के टाइम में, और महीपाल को परास्त कर दिया। और लगभग 963 ईस्वी में कृष्ण द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अधिकार से मध्य भारत का क्षेत्र छीन लिया। तो कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट का हो गया, और गुर्जर प्रतिहार में इधर महीपाल हो गया, उससे छीन लिया, और इधर राष्ट्रकूट का जो है अपना अधिकार आ गया। इससे कन्नौज का केंद्रीय शक्ति के रूप में ह्रास हो गया। राज्यपाल ने 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रकार कन्नौज पे मुसलमानों का अधिकार हो गया। तो बाद में जाके फिर देखिए, इसके बाद में जाके राज्यपाल जो एक था पाल वंश का ही, पाल जो था पूर्वी भारत का, तो पूर्वी भारत का था तो राज्यपाल हो गया पूर्वी भारत का, उसने समर्पण कर दिया महमूद गजनबी के सामने, तो मुसलमानों का अधिकार हो गया। ये बात 1018 की है। आगे बात करते हैं प्रतिहार साम्राज्य के महत्व में मूल्यांकन कीजिए। देखिए, प्रतिहार उत्तर भारत का याद रखना, ये कहता है कि प्रतिहार भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। प्रतिहार सम्राटों ने लगभग 100 वर्षों तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रतिहारों में देखिए वत्सराज का नाम आ रहा है, नागभट्ट आ रहा है, मिहिर भोज का नाम आ रहा है, महेंद्रपाल जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने पाल और राष्ट्रकूट सम्राटों के निरंतर विरोध के बावजूद भी, देखिए एक तो पाल उनका दुश्मन था और एक था राष्ट्रकूट। देखिए सोचिए अगर ये तीनों मिल के रहते तो महमूद गजनवी की इतनी औकात नहीं थी और इतना वो नहीं था कि बाहर से आकर उसको अटैक कर देता। ये आपस में ही टूटे हुए थे, इसीलिए बाहर वालों को फायदा मिल गया। और प्रतिहारों का एक महत्वपूर्ण कार्य मुसलमानों को भारत में प्रवेश करने से रोकना था, क्योंकि भारत में मुस्लिम थे कहाँ, कि थे ही नहीं भारत में मुस्लिम उस तरह से। ये बाहर से जो आक्रमणकारी आए, है ना, जो भी आप लुटेरा बोलिए, आक्रमणकारी बोलिए, जो भी बोलिए, तो उनको रोकना था इनका काम। भारत में अरबों की असफलता का मुख्य कारण प्रतिहारों की शक्ति था, क्योंकि जो प्रतिहार लोग थे, है ना, इनकी शक्ति थी, ये बहुत पावरफुल थे। इसके अतिरिक्त अपनी अवनत स्थिति में भी सम्राट राज्यपाल ने हिंदू शाही सम्राट जयपाल और आनंदपाल को सुबुक्तिगीन और महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भेजी थी। ओह, देखिए हिंदू शाही सम्राट जयपाल थे और एक आनंदपाल थे, तो ऐसा बात नहीं है, आपस में राज्यपाल ने मदद किया था जब मोहम्मद गजनवी का अटैक हुआ था। प्रतिहारों ने मुसलमानों के आक्रमण के प्रति सचेत रहकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करके भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के उत्तरदायित्व को निभाया, और यही उनका सबसे बड़ा महत्व था। अगर पूछेगा तो लिखना है, जब तक वो पावरफुल रहे तब तक मुस्लिम इंटर नहीं कर पाए हिंदुस्तान में। फिर आप कहेंगे सर फिर भारत में मुस्लिम कैसे आ गए। आज देखिए हम सब अपने ही लोग हैं, तो फिर इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं सर। ये देखिए आक्रमण जो रहा, पृथ्वीराज चौहान की मूवी भी देखिए, उनका गलत तरीके से दिखाया है। तो जब अब आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत वगैरह, मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ना है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो एक कल्चर होता है, कल्चर समझते हैं, जैसे कि गांधार में यूनान का प्रभाव था, लेकिन था तो वो हिंदुस्तान का पार्ट, तो वहाँ जो लोग थे उसका मिक्सअप हो गया। तो वैसे ही जब किसी दूसरे कल्चर का, केवल मुसलमान ही क्यों, इवन आप देखिए ना, कुषाण भी तो चाइनीज था। कुषाण का आपने पढ़ा ना पहले, कुषाण का, वो भी तो चाइना का, चीन का था ना वो। तो वो भी तो भारत में आके अपना पूरा साम्राज्य बना लिया, रहने लग गया ना। कनिष्क वगैरह तो उसी का था ना उसका। कुंजुल था, कन्फ्यूशियस, फिर उसका बेटा आया वेया कन्फ्यूशियस, फिर उसका बेटा कनिष्क हुआ, तो ये भी तो विदेशी ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक कल्चर एक लंबे वक्त तक रह जाती है
तो लोग उसके इन्फ्लुएंस में ऑब्वियसली आएंगे। और जब लोगों को ऑब्वियसली, जब किसी को पसंद आएगा उनका धर्म, या हो सकता है ज़बरदस्ती हो, कई सारी चीज़ें हो सकती है, या हो सकता है पॉलिटिकली प्रेशर हो। अब क्या उस समय की चीज़ें हैं वो कंफर्म होगा कब, जब आप पढ़ेंगे, या उस समय की एग्जैक्ट बताना मुश्किल है फिर। लेकिन जो भी हो, है ना, एक जो भारत के लोग थे, कहीं न कहीं इन्होंने तो धर्म को स्वीकार किया और फिर उनकी पीढ़ी बढ़ती गई, तो एक आबादी बन गई फिर मुसलमानों की, तो एक मुस्लिम हो गया। अब आप बौद्ध धर्म को देख लीजिए ना, बौद्ध धर्म कहाँ से निकला? हिंदू धर्म से निकला। तो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म निकला, तो उसमें फिर उनके फॉलोवर्स हो गए, है कि नहीं? उसी तरीके से जैन धर्म का निकला तो उनके फॉलोवर्स हो गए, तो मुस्लिम के तो उनके फॉलोअर्स हो गए। अब हिंदू धर्म की बात करें तो खैर बहुत पुराना है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सब शुरू से चल रहा है यहाँ पर। तो इसका फॉलोवर्स नया क्या बनेगा, जो है उसी का आगे बढ़ेगा फिर। हाँ, ये है कि ये मेन ब्रांच है, तो इसी से मेन लाइन है, तो इसी से नए नए ब्रांच बढ़ते चले गए। तो यही पूरी कहानी है। बट जो भी आपको हिंदुस्तान में सब दिखते, इवन पाकिस्तान बांग्लादेश तक, वो सब एक ही हैं, सबके पूर्वज वगैरह सब एक ही, अलग अलग बाद में हुए, वो एक ही लाइन से निकल के आगे ब्रांचेज बढ़ गए हैं। तो मेरी नज़र में तो अगर कोई मुसलमान भी है, कोई सिख भी है, कोई बौद्ध भी है, तो मेरे लिए वो भाई है। भाई इसलिए है क्योंकि उसका डीएनए और हमारा डीएनए चेक करवाएगा ना, तो मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, मतलब उस टाइम का, जिस टाइम से मैच करवाएगा उस टाइम का। तो कहाँ से अलग हो गए हैं? हमारी स्वेच्छा है कि हम हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, उसकी स्वेच्छा है वो मुस्लिम धर्म को, उसकी स्वेच्छा है वो बौद्ध धर्म को अपना रहा है। लेकिन हमें लड़के थोड़ी ना रहना है, जो वो गलती इन्होंने किया, जैसे पाल ने, प्रतिहार ने, और क्या राष्ट्रकूट ने, ये आपस में लड़के इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया था ना। अगर ये लड़के नहीं रहते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम आज आपस में लड़ गए ना, तो चाइना आज भी हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, जो हमारा कभी भला नहीं चाहेगा, ध्यान देना। तो लड़ने से पहले ना देख लेना उन दुश्मनों के बारे में, वो चाहते हैं कि हम लड़ें, वो चाहते हैं कि हम कमज़ोर हों, लेकिन हमें ना कमज़ोर होना है, ना आपस में लड़ना है, और हमें बिल्कुल मिलजुल के रहना है, बिंदास तरीके से रहना है। क्या दिक्कत है, हैं? ऐसा कुछ नहीं है, और नेताओं के चक्कर में थोड़ी रहना है। नेताओं का क्या है, आएंगे, अपना काम करेंगे, वोट की राजनीति रहेगी, बढ़ जाएंगे, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, अपनी विवेक अपनी बुद्धि से आगे बढ़िए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट की शक्ति के उत्थान के बारे में देखिए, राष्ट्रकूट के बारे में बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रकूट वंश की नींव मान्यखेत के शासक दंतीवर्मन ने डाली। उसने चालुक्य के शासक कीर्तिमान द्वितीय को परास्त कर, देखिए उसने क्या किया, चालुक्य शासक था ना कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसको क्या किया, इसने परास्त कर दिया और स्वयं संपूर्ण महाराष्ट्र का राजा घोषित कर लिया, महाराष्ट्र का, और मालखेड़ा को अपनी राजधानी बनाया। उसने कांची, कलिंग, कौशल और मालवा आदि राज्यों पर भी विजय प्राप्त की, और महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टाकर जैसी उपाधियां धारण की। दंती दुर्ग के मृत्यु के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम गद्दी पर पदासीन हुआ। उसने चालुक्यों की शेष शक्ति को नष्ट कर दिया, ये भी उससे कदम आगे। उसने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में अद्भुत नमूना था। उसका भाई गोविंद अत्यंत कमजोर शासक होने के कारण अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सीक्वेंस में आपको याद रखना है। आप एक बार एक शॉर्टकट में लिस्ट नाम बनाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। ध्रुव सिंहासन में बैठने के पश्चात प्रथम शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहार, नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित। तो देखिए वत्सराज और पाल नरेश को जो है ध्रुव जब सिंहासन पर बैठा था तो उसने हरा दिया था। ये भी एक बड़ी बात है, अचीवमेंट बोल सकते हैं कि उसको हरा दिया। ध्रुव पश्चात उसका पुत्र गोविंद तृतीय उत्तराधिकारी, है ना, गोविंद तृतीय उसका नाम था, गोविंद तृतीय उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ की, है ना। उसके बाद कन्नौज पे आधिपत्य, त्रिपक्षीय, फिर से त्रिपक्ष, जब भी त्रिपक्ष बोलेगा तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों का नाम आ जाएगा। तो उसने प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर दिया। किसको कर दिया? नागभट्ट द्वितीय को, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गोविंद तृतीय के शासनकाल को राष्ट्रकूट शासक का मतलब समझिए कि अगर राष्ट्रकूट के किस राजा के शासन में बहुत ही मतलब डेवलप था, टॉप पर था, तो वो था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के पश्चात अमोद वर्ष, उसके बाद कृष्ण द्वितीय, फिर इंद्र तृतीय, फिर कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए। तो ये लिस्ट आप एक बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी
खोटिक के शासन के समय सिमक परमार के राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेत पर आक्रमण कर उसको ध्वस्त कर दिया। तो चालुक्य इसको कलमानी भी बोलते हैं। नरेश तैलप ने खोटिक के भतीजे कर को परास्त कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो आपस में लोग जिस तरीके से लड़ाई झगड़े करते थे और जिस तरीके से एक दूसरे को मार पीट करके जो है एक दूसरे को कब्जा कर लेते थे, मुझे लगता है अगर मिल के सोचते तो भारत की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कर पाता और कितना समृद्ध होता। खैर, आगे है पाल वंश का भारतीय इतिहास में महत्व को दर्शाते हुए सांस्कृतिक सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जब आप पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश हो गया उत्तरी भारत का, पूर्वी भारत का। तो पाल वंश की स्थापना मैं सब बता चुका हूँ कि भाई गोपाल ने किया था। पाल वंश शासन करना भारतीय शासन में महत्वपूर्ण है क्योंकि पाल वंश के शासकों ने बंगाल की तरफ हो गया ना पूर्वी, राजनीतिक एकता प्रदान की और सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी उन्नति हुई। इस वंश के अनेक शासक विजेता के अतिरिक्त विद्वानों और कवियों को आश्रयदाता भी थे, मतलब विद्वान और कवियों को अपने यहाँ रोकने के लिए देते थे। इनमें अधिकतर शासक कला प्रेमी थे और इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, सबसे पहले कला की बात करते हैं। पाल काल में कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। देवपाल के शासन में धीमान और उसका पुत्र कीतपाल प्रसिद्ध कला प्रेमी थे। ये चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब जो देख रहे चित्रकला, मूर्तिकला, धातुओं के ढालने में निपुण थे। इस समय स्थापत्य और मूर्तिकला का पर्याप्त विकास हुआ। बिहार आप ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, अनेक चैत्यों और मूर्तियों का निर्माण हुआ और पालकालीन चित्रकला के अवशेष बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, कैम्ब्रिज के पुस्तकालय और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, जिसको आप देख सकते हैं। और यहीं से चित्रकला का प्रसार तिब्बत और दूर दूर के देशों में हुआ। साहित्य एवं शिक्षा की बात करते हैं। इस समय साहित्य की विशेष उन्नति हुई। संध्याकर ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य रामचरित्र की रचना किया। उस समय रामचरित्र। बांग्ला भाषा का विकास भी इस समय हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल की पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल ने किया था। और बड़ी संख्या में विदेशी छात्र वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस प्रकार पाल शासकों के अधीन अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। सवाल संख्या 6 पे बात करते हैं। पाल वंश के शासक धर्मपाल की उपलब्धियों का वर्णन करें। धर्मपाल बहुत ही फेमस नाम है, याद रखना। तो धर्मपाल वंश का एक महान शासक था और इसी के शासन में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उसके राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में जालंधर और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता थी कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर आसीन करना। चक्रायुध को अपने संरक्षण मतलब चक्रायुध को बैठा दिया, इंद्रायुध को हटा दिया, चक्रायुध को बैठा दिया। 11वीं शताब्दी के कवि सौढ़ल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन कहा। धर्मपाल को गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज और बाद में नागभर द्वितीय के हाथों पराजित होना पड़ा। तो बाद में धर्मपाल को किसने हरा दिया, तो वत्सराज और उसके बाद नागभर द्वितीय ने हरा दिया। लड़ते रहेंगे आपस में। देखिए, कम धर्मपाल भी नहीं है, पाल में काफ़ी टैलेंटेड है, और इधर कम वत्सराज भी नहीं है, उसका बेटा भी नहीं है। लेकिन क्योंकि लड़ाई है तो लड़ाई होगी, लेकिन दोनों अगर मिल जाते ना ये लोग, मज़ा आ जाता फिर। किंतु दोनों ही गुर्जर राष्ट्रकूट संघर्ष का लाभ उठाकर अपनी शक्ति पूर्ववत बना ली। दोनों ही बार गुर्जर और राष्ट्रकूट का संघर्ष लाभ उठाकर। इतिहासकार बिद्र इनकी प्रशंसा में कहते हैं कि धर्मपाल 100 युद्धों का नामक था। एक 100 युद्धों का नामक था। कठिनाइयों के सामने वो कभी विचलित नहीं हुआ, कभी डरता नहीं था धर्मपाल। उसने इन सब पे काबू पा लिया। उसके अधीन बंगाल उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना। धर्मपाल ने शशांक का महान गौड़ साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न पूरा किया। धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजधिराज की उपाधियां धारण की। धर्मपाल के गौरव का अनुमान उसके पाटलिपुत्र दरबार से लगाया जा सकता है कि पटना तक उसका दरबार था। सोचिए, वह भी अपने पिता की भांति बौद्ध धर्म का फॉलोवर्स था, अनुयायी था। उसने विक्रमशिला का मठ बनवाया जो कुछ समय बाद बौद्धों का विश्वविद्यालय बन गया। चलिए, अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कारण था पतन होने का। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के एक नहीं अनेक कारण थे पतन का। महिपाल के पश्चात प्रतिहार वंश में कोई ऐसा शासक ना हुआ जो कन्नौज के गौरव को बनाए रखता। प्रतिहारों के पतन के निम्नलिखित कारण थे। महिपाल के पश्चात गुर्जर प्रतिहार
गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत, पाल पूर्वी भारत। महिपाल के पश्चात किसी राष्ट्र, पढ़ते हैं रुको। महिपाल के पश्चात किसी शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक के अभाव कारण प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हो गई। ठीक है, महिपाल एक पाल वही उत्तरी पूर्वी वाला, तो वो बहुत ही पावरफुल था, तो उसकी वजह से प्रतिहारों की शक्ति तो क्षीण हो गई जब तक था। राष्ट्रकूट शासकों के, राष्ट्रकूट इधर दक्षिण से राष्ट्रकूट था, निरंतर उत्तरी अभियान से गुर्जर प्रतिहार की बहुत क्षति होती रहती थी। और प्रतिहार साम्राज्य की दुर्बलता से, देखिए प्रतिहार साम्राज्य जब कमजोर हुआ तो इसका लाभ उनके सामंत चंदेल शासकों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। ये लीजिए, सपोर्ट करना चाहिए तो खुद को आज़ाद कर लिया, बुंदेलखंड में स्थापित कर लिया। इससे क्या हुआ कि प्रतिहार साम्राज्य का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया। और विजयपाल और राज्यपाल 995 से 1017 ईस्वी के मध्य शासन किया। दुर्बलता से लाभ उठाते हुए चालुक्य अटैक कर दिया उसको, और चालुक्य ने गुजरात काठियावाड़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। सब भैया नहले पे दहला है। राज्यपाल एवं यहाँ लिखा है, राज्यपाल एवं त्रिलोचन पाल के शासन काल में कन्नौज पे महमूद की वीरता का सामना किया, किंतु साम्राज्य की सुरक्षा करने में सफल नहीं। उसे कर लो ये महमूद कहाँ से कर पाए, वो हरा दिया उसने। इस प्रकार एक शक्तिशाली राजवंश का पतन हो गया। तो कई सारे कारण हैं। आगे इसमें क्या लिखा है कि भारतीय इतिहास में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो मिहिर भोज का चलो मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ। अभी तो मैंने बताया था मिहिर भोज के बारे में, राजपूत के बारे में बताया था। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट थे, किंतु मिहिर भोज इस वंश से सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। वो अपने पिता राम भट्ट के पश्चात सिंहासन पे आए थे। भोज ने राजा बनने के पश्चात 10 वर्षों तक अपने साम्राज्य की शक्ति को संगठित और सुदृढ़ किया। उसके बाद साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर, पहले तो अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसको फैलाना शुरू कर दिया। उसने बुंदेलखंड एवं गुजरता पर विजय प्राप्त की, गुदिल व कलचुरियों को पराजित किया। प्रतापगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणी राजपुताना पर भी विजय प्राप्त कर लिया। चूना अभिलेख से सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है। उसने संभवतः उत्तर पश्चिम में भी सैनिक अभियान किया। उत्तर पश्चिम मतलब आपका इधर का हिस्सा, राजस्थान वगैरह का हिस्सा हो गया। सतलुज नदी किनारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भोज की उपलब्धि और क्या महत्व था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस प्रकार विभिन्न विजयों के आधार पर भोज ने न केवल विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, बल्कि अपने पिता राम भट्ट के शासनकाल में अत्यंत दुर्बल हो गए प्रतिहार साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की। जो दुर्बलता थी उसको हटाकर मजबूती दिया। भोज के साम्राज्य विस्तार के विषय में किसी इतिहास विद्वान ने लिखा कि मिहिर भोज का राज्य उत्तर पश्चिम में सतलज, उत्तर में हिमालय की तलहटी, पूर्व में पाल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, दक्षिण में पूर्व में बुंदेलखंड वत्स की सीमा, और सौराष्ट्र यानी पश्चिम में राजपुताना तक था। तो इतना फैला हुआ था इसका। और भोज निश्चित रूप से अपने काल का एक महान शासक था। अपने साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए उसने योग सामंत, हर्षराज, बाउक और गुणाम्बोदेव आदि को नियुक्त किया। यद्यपि उसे पाल राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजाओं का सामना करना पड़ा, चूंकि वही हो रहा था, इसको प्रतिहारों का सामना करना पड़ रहा था पाल से, राष्ट्रकूट से। पाल का सामना करना पड़ रहा था प्रतिहार से और राष्ट्रकूट से। राष्ट्रकूट को सामना करना पड़ा पाल से, प्रतिहार से। तो आपस में ये था ना। तो कन्नौज साम्राज्य के वैभव को कम होने नहीं दिया और अपने उत्तराधिकारी के लिए विशाल साम्राज्य छोड़ के गया। देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें कि राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति संबंधित विभिन्न मत। देखिए, 750 से लेकर 1200 ईस्वी का काल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब ये प्रतिहार जो उत्तरी भारत में थे, ये जब पतन हो गया था इनका, तो उसके बाद जो है चौहान वगैरह, जिन्हें राजपूत कहते हैं, चंदेल, चौहान, इनका जो है शुरू हुआ था। तो इनमें गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान, चंदेल, चालुक्य, तोमर इत्यादि, इनमें से अधिकांशतः राजपूत माने जाते हैं। इसलिए इस काल को 750 से 1000 तक के हम लोग इसको राजपूत काल कहते हैं। राजपूत कौन थे, एक बहुत ही विवाद का प्रश्न है, एक वाद विवाद का है। राजपूत शब्द का प्रमाण सबसे पहले 7वीं शताब्दी में ही मिलता है, किंतु इनकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है और जो मत मिलता है वो अलग अलग है। जैसे कि विद्वानों का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति स्वदेशी है, अपने देश की है। राजपूत मतलब राजा का बेटा राजपूत हो गया। कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। अपने विचारों के समर्थन में अनेक तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। किंतु कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय क्षत्रियों से मानते हैं कि क्षत्रिय हैं। संभवतः यह तर्क संगत भी है।
और मैं भी क्षत्रियों को ही लेकर सपोर्ट करूंगा, क्योंकि राजपूतों का भारतीय राजनीतिक पटल पर उदय विदेशी आक्रमणों के विरोध की प्रक्रिया के दौरान, जब ये लोग रोक रहे थे ना विदेशियों को, तब इनका हुआ था। और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक राष्ट्र एवं उसके लोगों तथा संस्कृति की रक्षा के लिए क्षत्रियों का कर्तव्य भार अपने कंधों पर लिया। तो राजपूत की जो बात आती है ना, इन्होंने खुद ही क्षत्रिय बनकर जो है विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया था। आगे बात करते हैं जी, हम लोग जरा देखते हैं चोल की प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए चोल के बारे में है। देखिए चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग अर्थात 3री शताब्दी ईस्वी से शुरू हो जाता है, 3री शताब्दी से। उनका राजनीतिक उत्कर्ष नई 9वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन टॉप पे कब गए? 9वीं शताब्दी में। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की और यहीं से चोल साम्राज्य के उत्थान का दौर शुरू हुआ। आप देखते हैं कुछ इसकी विशेषताएं जरा देखिए। कहता है कि चोल राजा महान विजेता साम्राज्य निर्माता ही नहीं थे, बल्कि कुशल और सुयोग्य शासक भी थे। उनके अभिलेखों एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने एक सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और सुनिश्चित प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब बढ़िया से एक व्यवस्था बनाया था। इसके अलावा चोल प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन में राजा महत्वपूर्ण बिंदु था, सेंटर में राजा होता था। सार्वजनिक प्रशासन में राजा की भूमिका मौखिक आदेशों के रूप में होती, जो मुंह से बोल दिया वो हो गया। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराधिकारी, जो सबसे बड़ा हुआ वही पुत्र बैठेगा गद्दी पे। सरकारी पद वंशानुगत था, सरकारी पद में भी वंश, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा बैठेगा। नायक सेनापति, महादंड नायक सेना के विशेष अधिकारी थे। अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी, तो पहले भी आपने पढ़ा था। और शासन तंत्र का प्रमुख संचालक राजा होता था, उस पर किसी लोकतांत्रिक संस्था का कोई भी राजा ही कंट्रोल करेगा, कोई भी नियंत्रण नहीं होता था। शासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, उस जिसे मंडलम कहा जाता था। प्रांत बटे थे चोल साम्राज्य, मंडलम कहते थे। और प्रत्येक मंडलम को कई भागों अथवा डिवीजनों में विभक्त किया जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण विशेषता थी। और स्थानीय स्वशासन के सदस्य वयस्क होते थे, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष नियम के साथ होता था। तो जो आप स्थानीय स्वशासन है सबसे नीचे लेवल का, उसमें चुनाव करवा के उसका चुना जाता था। अब देखिए आगे है कि चोल प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन की, देखिए एक तो था स्थानीय स्वशासन, गांव के लेवल था ग्राम स्वशासन। स्वशासन मतलब खुद का शासन, ठीक है। तो चोल सम्राट के प्रांतक के शासक, यहाँ अगर हम बात करें तो 12वें और 14वें वर्ष को प्रसिद्ध उत्सवमेखर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन और प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। ग्राम तथा नगरों की सीमाएं प्रशासन की मूलभूत इकाइयां थी। ग्राम तथा नगरों की सीमाएं तो थी ही, इसके अलावा नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित। प्रतिनिधि का मतलब होता है जो लीड करता है, प्रतिनिधि जैसे 100 लोगों पर एक हो गया, 1000 लोगों पर एक हो गया, हम भेजते हैं ना प्रतिनिधि चुनकर। तो स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति वारियम कहलाती थी, वारियम। इस प्रकार 3 ग्राम सभाएं था, उर, महासभा और नगरम। याद रखिएगा, उर, महासभा और नगरम, ये ग्राम सभाएं होती थी। ग्राम सभा मतलब लोग वहाँ मिलकर इकट्ठा होते थे। उर, देखिए एक एक करके हम बात करते हैं, जरा समझ में आ जाएगा। उर सर्वसाधारण लोगों के था, सबसे नॉर्मल लोगों का था। इसकी कार्यकारिणी समिति आलूगनम कहलाती थी। महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण, जिन्हें अग्रहार कहते थे, अग्रहार जो वरिष्ठ बुजुर्ग ब्राह्मण होते थे, उनको बुलाया जाता था। और गांव उद्योग व्यवस्था की देख रेख कार्यकारिणी समिति, जिसे बरियम कहता था। बरियम जो होता था वो व्यापारियों के लिए था एक तरह से। और नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ग्राम सभा भूमि कर संग्रह करती थी, इकट्ठा करती थी। ग्रामीण विवादों को सुलझाती और न्याय करती थी। मंदिरों का निर्माण करवाती थी, है ना, ग्राम सभा। और आय प्रबंध पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। अब देखिए आगे हमारा सवाल है कि उत्तर भारत में 750 से 1200 ईस्वी तक के मध्य सामंत प्रथा के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो जो राजपूत शब्द है यही से तो आया इस टाइम पे। सामंत शब्द का प्रयोग सबसे पहले अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र में जमींदार के लिए किया था, सामंत का। गुप्त काल में सामंत शब्द का प्रयोग सामान्यतः इसी अर्थ में था, जमींदार टाइप का, जो भाई इसका एक एरिया में बांट के एक आदमी को नियुक्त कर दिया। इस शब्द के बीच का अंकुरन तो कुषाण सम्राट राजाधिराज की उपाधि सामंतवादी व्यवस्था का सूचक है। भारत में सामंतवाद का उद्भव विकास में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सामंतवाद में
देखते हैं कई सामंत था, जैसे कि ये जो गुप्त साम्राज्य था, ये तो सामंत ही तो था एक तरह से, तो उसके बाद ये बन गया। ऐसे बहुत सारे सामंत थे जो अपने आप को जो है वंश बना लिया और अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो हो तो गया, राजनीतिक में भी आ गया, सामाजिक भी हो गया, धार्मिक भी हो गया, और बाहरी आक्रमणों से केंद्रित शक्ति शिथिल पड़ गई। ये लोग आपस में इतने टूटे थे कि केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं हो पाई, जिससे संपूर्ण देश में अराजकता व्यवस्था का माहौल व्याप्त हो गया। तो केंद्रित शक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का ऐसा समूह तैयार किया जिस पर स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। केंद्रीय शक्तियां तो हो गई कमजोर, लेकिन अब नीचे लेवल पे आएंगे तो कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब वो भी क्या कर सकते थे। लेकिन फिर भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। जन साधारण व्यवस्था के युग में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उनकी ओर उन्मुख हुए, जिसके बाद भारत छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इससे सामंती प्रवृत्ति प्रोत्साहन मिला। जो जहाँ था वहाँ का जो भी देखभाल कर रहा था उसी की ओर देख रहा था, हमें बचा लो। तो उसी में देखते हैं चौहान चंदेल सब नए नए जो है राज्य बन गए। और प्राचीन भारतीय धर्म विजय की अवधारणा भी महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अंतर्गत विजेता सम्राट विजित राजा के राज्य को जीत लेने के पश्चात उस पर अपना नियंत्रण नहीं करता था, अपितु भेंट उपहार इत्यादि प्राप्त करता। कोई भी जीतता था तो पूरा छीनता नहीं था उससे, बोला तुम ही राज करो, लेकिन हमको भेंट वेट और टैक्स वैक्स हो या कुछ हो तो हमको दे दोगे, और ये स्वीकार करो कि हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, बस इतना ही वो चाहता था। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की आरंभिक मध्यकाल में सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, विवेचना कीजिए। देखिए, आरंभिक मध्यकाल 750 से बात कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। एक और देख, कुछ शब्द कठिन है जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे। जहाँ एक और विशिष्ट वर्ग राजपूत का वर्ग प्रधान हो गया, राजपूत वर्ग आ गया। दूसरी ओर सामान्य जनता जो थी वो संतोष प्रद सेटिस्फाइड नहीं थी, और वर्ण जाति दास प्रथा का जोर था। अनेक वर्गों की उत्पत्ति हो गई थी, नई नई जातियां आ गई थी जिसे कायस्थ कहा जाता था, और प्रादुर्भाव इसी समय हुआ। इस प्रकार जातियों में समृद्धि इस काल का महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था। इन परिवर्तनों के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों, अछूतों पर भी प्रभाव पड़ा। सब पर प्रभाव पड़ा। कैसे कोई बच सकता है? संपत्ति तथा राजनीतिक शक्ति के असमान विभाजन ने इस काल में जाति के भेदभाव को और प्रोत्साहन दिया। खूब जाति चला। इस प्रकार इस काल में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन, जातियों की संख्या में वृद्धि हो गई। उत्तर भारत में वैश्यों तथा शूद्रों के मध्य अंतर स्पष्ट रूप से कम हो गया, जबकि दक्षिण भारत में ब्राह्मण और शूद्र दो ही वर्ण थे। वहाँ केवल ब्राह्मण था, एक शूद्र था, है नहीं। तो साथ ही ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से दो उच्च वर्ग भी अपने व्यवसाय में परिवर्तित हो रहे थे। तो जातियों की संख्या वृद्धि के पीछे आर्थिक परिवर्तन भी भूमिका निभा रहे थे। भाई सब किसी को पैसा कमाना था तो भाई अपना अपना हिसाब से आगे बढ़ रहा था। आज ही देख लीजिए, आज की डेट में कौन इतना ध्यान देता है। सवाल संख्या 14 है, आरंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा कब लगी। अब देखते हैं स्त्रियों की दशा कैसी, से पहले तक तो ठीक नहीं थी। तो आरंभिक मध्यकाल में स्त्रियों के लिए प्रशंसनीय नहीं था। पहले भी गुप्त साम्राज्य में देखते हैं एजुकेटेड जो थी वो हायर क्लास की लड़कियां ही थी, मिडिल क्लास थोड़ा बहुत था, बाकी तो पढ़ा लिखा था ही नहीं। तो इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उनका विवाह अल्पायु में ही, कम उम्र में ही कर दिया जाता था। विशेष तौर पर इस काल की स्मृति और अन्य ग्रंथ के अनुसार बालिका की शादी 8 से 10 वर्ष की आयु में कर दी जानी चाहिए। बताइए, तो बाल विवाह का प्रभाव स्त्रियों की शिक्षा पर भी पड़ गया। फिर असाधारणता स्त्रियां शिक्षित हो गई। फिर भाई कम एज में शादी कर देंगे, घर का काम करेगी, तो जो माँ बाप के यहाँ चीज़ें मिलेगी थोड़ी ससुराल में मिलेगा। जबकि उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। सती प्रथा इस युग में आरंभ हो चुकी थी। सती प्रथा, इससे पहले भी था सती प्रथा। और समाज के उच्च वर्गों में बहुपत्नी प्रथा, जो उच्च वर्ग था एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता है। सती, जौहर आदि की प्रथा प्रचलित हो गई, है ना। जौहर वो होता है कि भाई कोई राजा अगर दूसरे पर आक्रमण कर देता है, हर वहाँ की अगर लगता है वहाँ की रानी को हमारे साथ गलत करेगा, हम यहाँ के राजा हार चुका है, तो अपने आप को अग्नि कुंड में चले जाते हैं, उसी को जौहर कहते हैं। जैसे अकबर के टाइम में भी जौहर था शायद। उस काल में गणिकाओं और देवदासियों की संख्या वृद्धि हुई। बहुत सारे देवदासी भी रहने लग गए। देवदासी एक होता था कि मंदिरों में भी होता, देवदासी होता था, एक होती थी जो कि मंदिर की सेवा करना, नृत्य वहाँ होता था भगवान के भक्ति के तौर पे, इस तरह से होता था, कोई गलत चीज़ के तौर पे इस तरह से नहीं था। वो भी शादी नहीं करती थी। प्रश्न संख्या 15 है, आरंभिक मध्यकाल में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उत्तर भारत के संबंधों को व्याख्या कीजिए। देखिए, अगर हम शुरुआती मध्यकाल देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब भारत के अलावा बाकी देशों के साथ क्या रिलेशन था इसका, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो, तो देखिए इसमें कहता है भारत का व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया से भी इस काल में अत्यधिक हुआ।
वास्तव में दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार में उन्नति होने के कारण सबसे पहला था भौगोलिक स्थिति ज्ञान। भौगोलिक स्थिति ज्ञान का मतलब हो गया, वो ये कहता है कि भारतीय साहित्य की दक्षिण पूर्वी एशिया की भौगोलिक स्थिति का संपूर्ण वर्णन मिलता है। हरि सेन की रचना, जिसमें इसे लिखा हुआ बृहत्या कोश इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस प्रकार पुस्तक का अध्ययन करके भारतीय व्यापारी को मार्ग का पूर्ण ज्ञान हो गया था, इसलिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार को प्रोत्साहन मिला। भारतीय व्यापारियों का दक्षिणी पूर्व एशिया में बस जाना, तो ये भारतीय व्यापारी लोग जो भी आया वो दक्षिण पूर्विया वहाँ जाकर वहाँ बस गए। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के व्यापारी वहाँ गया, वहीं पर बस गया। तो बड़ी संख्या में व्यापारी दक्षिणी पूर्व एशिया में जाकर बस गए थे, जिनमें व्यापार की उन्नति हुई। अच्छा, धर्म प्रचारकों का भी योगदान था। दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ से भारत से बाहर से वहाँ चला गया, इस तरह से चला गया, तो बौद्ध धर्म वगैरह भी तो गया ना। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध और हिंदू धर्म के प्रचारक वहाँ गए, उनके द्वारा प्रसारित की गई भारतीय संस्कृति का समादर किया गया, उनकी निष्ठा भारत के प्रति बढ़ी। उसका स्पष्ट प्रमाण जावा में बोरोदूर के बौद्ध व अंगकोरवाट के हिंदू मंदिर हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू मंदिर भी कहाँ से आ गया, तो यहाँ से जो लोग गए ना उन्होंने बनवाया। दक्षिण पूर्व एशिया के भारत गरम मसाले आयात करता था, यहाँ से गरम मसाले जाते थे, क्योंकि विदेशों में इसकी बड़ी मांग थी और भारत के लिए अपने यहाँ से मांग को पूर्ण कर पाना संभव नहीं था। तो इतना मांग ही था कि पूरा नहीं कर पाता था। और इसी के साथ जो है यह आपका कंप्लीट होता है। टाइम भी लगभग हमने ले ही लिया है, पौन घंटा के आसपास। अभी कुछ और सवाल हम लोग देखेंगे। और खाना पच गया मेरा। कितना टाइम हो रहा है? रात के लगभग 12:15 होने वाला है। तो सिलेबस है, कंटेंट है, करना पड़ता है मेहनत, है ना। जब तक हम नहीं करेंगे किसी भी फील्ड में, आप मेहनत नहीं करेंगे। अब देखिए, पहले इस चैनल की शुरुआत केमिस्ट्री से हुई थी, तो मुझे तो बैठ जाना चाहिए था यार, केमिस्ट्री ठीक है, लेकिन फिर मैंने फिजिक्स भी किया, फिर मैंने मैथ भी किया, बायो भी होने वाला है, फिर आपके लिए हिस्ट्री भी कर रहा हूँ, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, इंग्लिश का भी सिलेबस मैंने कर दिया। तो देखिए, इंसान को देखते हैं अमिताभ बच्चन इतने बुजुर्ग हुए फिर भी देखते हैं मेहनत करते रहते हैं। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए आदमी को, ये किसी भी व्यक्ति को, स्टूडेंट को। तो एक बार मैं इसका लघु उत्तरीय ज़रा देख लूँ तो मुझे थोड़ा सा जो है सुकून मिल जाएगा कि मैंने बता दिया। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक मध्य उत्तर भारत की स्थिति, तो वही सब बता चुका हूँ मैं। सामंतवादी व्यवस्था हो गया, पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देवपाल कौन था, उसकी उपलब्धि का। बंगाल का शासक धर्मपाल का पुत्र था देवपाल, मैं पढ़ के बता देता हूँ। उसने नालंदा और विक्रमशिला बिहारों के विकास में बहुत योगदान दिया था, मैं बता देता हूँ। और अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस था। कलिंग तक उसका था। और जावा में शासन शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने देवपाल के पास एक दूत भेजकर नालंदा के एक मठ में सहायता के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना की थी, जिसे देवपाल ने सहर्ष स्वीकार किया था। तो ये देवपाल की अपनी चीज़ें हैं। नालंदा में एक मठ की सहायता के लिए, समझ रहे, नालंदा में एक मठ की सहायता के लिए 5 गांव चाहिए, क्योंकि मठ ऐसे नहीं चलता, भोजन कहाँ से आएगा, 5 गांव। तो बोला था देवपाल ने ठीक है, क्योंकि देवपाल के कंट्रोल में नालंदा का हिस्सा था उस समय पे, तो बोला ठीक है हम 5 गांव दे देते हैं, ठीक है। शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने देवपाल से ये मांगा था। चोल वास्तुकला का यहाँ पर आप देख लेंगे, कांचीपुरम वगैरह का, ये सारे वास्तुकला बहुत ही बढ़िया था इनका। मंदिर धातु वगैरह आप जानते बनाते थे। नटराज की मूर्ति का मैं भी बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। और कुछ है क्या, चलिए देख लेते हैं एक एक करके, कुछ छूटा रहेगा तो कर देंगे इसको। देखिए, नटराज आप सबने देखा है, नटराज का इस सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा जरा इस पे। अद्भुत होता है, खैर वो तो। अद्भुत मूर्ति निर्माण शैली का विकास 10वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में हुआ, साउथ इंडिया में। तो चोल साम्राज्य में मूर्ति कला को विशेष प्रोत्साहन मिला और कांस्य और पत्थर दोनों प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। शिव की मूर्तियां प्रमुख रूप से बनाई गई। तो नटराज मूर्ति जो आप देखते हैं ना, वो शिव का रूप है, जब शिव तांडव करते हैं उस समय का होता है। कहते हैं ऐसे तो घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो ठीक है, अच्छा है। नटराज मूर्ति इन्हीं में से एक है। यह कांस्य द्वारा निर्मित है। इस नटराज की मूर्ति को न केवल भारत की अपितु विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला का एक विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। इस मूर्ति में मूर्तिकार ने कई प्रतीकों का प्रयोग किया है। इस मूर्ति के 4 हाथ हैं, सीधे हाथ में डमरू है, ठीक है, इस हाथ में डमरू है, महादेव डमरू बजाते हैं। और बाएं हाथ में गोला है,
गोला मतलब आग। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है, जो इस तरह से बैठते हैं। चौथे हाथ में उंगली उठे हुए पैर की ओर संकेत कर रहा है ना। और इस मूर्ति द्वारा भगवान के सृजन, नाश और रक्षण की अभिव्यंजना, इसमें सब कुछ है। इसमें शांति से भी हैं, सब कुछ इसमें आपको। गोला है मतलब अवरुद्ध भी है, क्रोध में भी है, सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। तो वास्तुकला के क्षेत्र में राज राजा के योगदान आप पढ़ लेना इसमें। हालांकि अहाता 750 मतलब पढ़ के बताता हूँ। राज राजा सफल योद्धा के साथ साथ कला का भी अनुरागी था। राज राजा, उसने मंदिर का निर्माण, कला का विशेष संरक्षण प्रदान किया। तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो राज राजेश्वर के मंदिर से प्रसिद्ध है। इसका अहाता केवल 750 फुट लंबा है, 250 फुट चौड़ा है। मंदिर की मीनार लगभग 200 फीट ऊंची है और मीनार की दीवारों पर अति सुंदर शिल्प कला की गई है। तो उस टाइम तमिल भवन है ये, सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो भैया उस टाइम पे इस तरह के कलाकारी और इस तरह की चीज़ें करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और हम पिरामिड की बात करते हैं कि कैसे पत्थर उस पर रखा गया, पर ये हम बात नहीं करते हैं कि साउथ के मंदिरों में इतने बड़े बड़े चट्टान कैसे आखिर ऊपर डाले गए होंगे, जब मशीन वगैरह भी चीज़ें नहीं थी। चोल शासक की सफलता मैंने सब बता दिया है, मृत्यु वगैरह पढ़ कम से कम मंदिर ये तो था। द्रविड़ चोल ने काफ़ी मंदिर वगैरह बनाया था, इसको आप पढ़ लेना एक बार। और बैसर शैली व मिश्रित मंदिरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए एक बैसर शैली होती है, उस पे जैनियों ने आबू पर्वत पर संगमरमर के बहुत सुंदर बनाया, भारत भवन किया। तो राष्ट्रकूट ने भी बहुत मंदिर बनाया, एलोरा गोपुरा। तो हिंदू राष्ट्र थे, तो हिंदू हिंदू लोग थे, तो भाई अपने धर्म का तो करेंगे ही करेंगे। अब भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा, जहाँ रहेगा तो वहीं होगा ना। तो इससे पूरा चला। भुवनेश्वर में लिंगराज का मूर्ति हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। आरंभिक में मध्यकाल में साहित्य का विकास एक बार पढ़ लेना उसको। जैसे इसमें पढ़ के बता देता हूँ। साहित्य में कवि वगैरह का होता है, कई उच्च कोटि के विद्वान जन्म लिए। पृथ्वीराज का नाम इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय है। अनेक प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई। कश्मीर के विद्वान कल्हण ने राज तरंगिणी बहुत ही फेमस है, और इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। कन्नौर दरबार के विद्वान शेखर ने कर्पूर मंजरी, और बंगाल के राज के भी जयदेव ने गीत गोविंद का लिखा है। सब पढ़ा होगा आपने, सब याद रखना कि इसने क्या लिखा है। आरंभिक मध्यकाल में सांस्कृतिक विकास वगैरह हो गया, सब बता चुका हूँ। मंदिर वगैरह खूब बन रहे थे, गुंबद वगैरह, स्तूप तो भी बन रहे थे बौद्ध धर्म का। आरंभिक मध्यकाल में सामाजिक परिवर्तन ही तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, और इन्हीं में आपस में चलता था, यही सब है और क्या। नई नई जातियाँ आई, ऑलरेडी सब बता दिया था। चोल प्रशासन की राजस्व प्रणाली। अच्छा, राजस्व प्रणाली कैसे बोलते थे। चोल साम्राज्य की आय का मुख्य सोच था भूमि से टैक्स लेना। तो भूमि इकाई वेली होती थी। अनाज की कलम। तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राज राजा प्रथम एवं कुलोत्तक के पैर की माप ही भूमि की लंबाई मापने इकाई थी, उनके पाँव के माप। और भूमि का 12वां हिस्सों में वर्गीकरण, 12 हिस्से बांटे गया। और उपजाऊ भूमि की उपज का 1/4 हिस्सा और से 1/3 हिस्सा लिया जाता है टैक्स के रूप में। फिर अगर मान चलिए कम उपजाऊ है तो 1/6 या 5वां हिस्सा लेना होगा। और इस तरीके से जो है निश्चित किया जाता था। किसान सोने के सिक्के या जिस किसी की रूप में भूमि कर चुका सकता था, चाहे अनाज दे दो चाहे सोने का सिक्का, जैसे मर्जी दे दो। लगान को निश्चित रकम केंद्रीय सरकार को पहुंचाना ही ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती थी। ग्राम सभा इसलिए होता था। फिर धार्मिक वर्णन यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर धार्मिक वर्णन देखिए 750 से 1200 की अगर बात करते हैं तो हिंदू धर्म का विकास हुआ, शैव धर्म का विकास हुआ, जिसमें कई सारे आप देख राजपूत में पाल, चेदी, चंदेल सारे आए। इनमें आपको इनके लेखों में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो भगवान शिव का है ये। चोल और पांड्य ने भी इसे राज्याश्रय दिया। और शैव धर्म को लिंगायत संप्रदाय का उद्भव माना जाता है। वैष्णव धर्म भी भगवान विष्णु को मानने वाले, तो भगवान विष्णु को प्रधान इष्ट देव मानने वाले भक्त वैष्णव कहलाए। तत्संबंधी धर्म वैष्णव धर्म कहलाया। वास्तव में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस युग में भक्ति मार्ग को प्रोत्साहन मिला। जैसे समानुचार्य ने 12वीं सदी में विशिष्ट द्वैतवाद का प्रचार किया। एक प्रचारक थे, धर्म के गुरु थे। वैष्णव धर्म की लोकप्रियता जैन और बौद्ध धर्म के सामने अवरोध उत्पन्न किया। वैष्णव धर्म की लोकप्रियता ने जैन व बौद्ध धर्म के सामने अवरोध उत्पन्न किया। जिस तरीके से जैन और बौद्ध धर्म बढ़ रहा था, उसको अगर रोकने का कोई काम किया है तो वो वैष्णव धर्म ने किया है, जिसमें वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की होती है। ठीक है। चोल प्रशासन की स्थानीय स्वशासन की उल्लेखनीय, तो मैंने बता दिया स्थानीय स्वशासन क्या था इसका। राजपूत का बता दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। तो ओवरऑल ये कंप्लीट हो जाता है आपका। टाइम भी हमारा लगभग ओवर हो गया है यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये
मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसी नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ आपको एकदम याद हो जाए, ये भी चीज़ मैं नहीं कर रहा आपको। लेकिन हाँ, ये भी बात पक्की है कि भैया आप जब इतना समझ जाएँगे तो आपको समझने के बाद याद करने में भी देर नहीं लगेगा और हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ लिखना ज़रूर। लिख-लिख कर कंप्लीट करने की बात ही कुछ और होती है। अगर आप ढंग से लिखते हैं, ढंग से करते हैं तो वहाँ से आपको लिखने की स्टाइल से आप अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट ज़रूर देना, जिससे आपका नंबर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे ही हँसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।